नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महायुद्ध का 9वां दिन। मैं इसको युद्ध नहीं महायुद्ध मानता हूं, इसलिए क्योंकि 18 देश कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो इन्वॉल्व न होते हुए भी इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, जिसमें भारत है। भारत को लेकर के पता नहीं पूरी दुनिया में जो कट्टरपंथी हैं वो क्या कुछ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन देखिए जो इससे पीड़ित है, अर्थात जो युद्ध में अनैतिक तरीके से फंसाया गया, ऐसा कट्टरपंथी मानते हैं। वो ईरान मानता है कि भारत ने अगर साथ न दिया होता तो उसके और नौसैनिक या नौसेना से जुड़े हुए लोग मारे जाते। कट्टरपंथियों की बोलती अब बंद होनी स्वाभाविक है। खैर, ये मुद्दा और है। इस 9 दिन में जो कुछ भी युद्ध के दृष्टिकोण से दिख रहा है, उस पर कर्नल वीरेंद्र साइसर, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और रणनीतिक मामलों के जानकार और उसके एनालिसिस में महारत हासिल रखने वाले हैं, फिर जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आज अपने दूसरे एपिसोड में, जहां तक ईरान, अमेरिका और इसराइल का संघर्ष है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग में ही कह दिया कि ईरान अब भारत के सहयोग की इच्छा रखता है। उसकी चाहत है कि भारत इंटरवेन करे, और किस जरिए से, किस दृष्टिकोण से, ये एक बड़ा सवाल है जो कोई डिप्लोमेटिक मामलों का जानकार बोल सकता है। लेकिन जहां तक हम और कर्नल सत्संगी सर, माफ करिएगा, कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस मामले में बताएंगे, उसका मायने और मतलब यही है कि इजराइल और अमेरिका दोनों भारत के दोस्त हैं और ईरान भी भारत का दोस्त है। और ऐसे में दोस्ती की दरकार यह है, उसकी जरूरत है, उसकी मांग यह है कि कुछ मुद्दों पर सब एक दूसरे की सुने, और अमेरिका और इजराइल भी भारत की सुनेंगे। अब रही बात तेल की, तो तेल की जरूरतें इस देश में पूरी होती रहेंगी, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये भी निश्चित मानिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में तेल के दामों के बढ़ने की चर्चा है, लेकिन भारत में तेल के दाम स्थिर हैं, तो सिर्फ इसके लिए एकमात्र हमारी दीर्घकालिक रणनीति है, जिसमें हम 3 महीने के रिजर्व ऑयल को रखे हुए हैं। और रूस से, अमेरिका चाहे जो दावा करे, रूस से न तेल लेना हमने बंद किया था और न बंद करेंगे, और अब तो अमेरिका भी चाहता है कि हम जितना चाहें रूस से तेल खरीदें। किस परिस्थिति में, कितने कम या ज्यादा दामों पे खरीदेंगे, ये और मुद्दा है। ये सब बातें युद्ध से जुड़ती हैं, लेकिन 9वें दिन युद्ध में क्या कुछ हो चुका है और क्या उसके मायने अब निकल रहे हैं, कर्नल वीरेंद्र साही सर उस पर बोलने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी, आपने एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय चुने और मुझे आमंत्रित किया सम्मिलित होने के लिए। जहां तक इस महायुद्ध का प्रश्न है, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, अब ये महायुद्ध तो हो ही गया जब 9 देश इसमें सम्मिलित हुए। जी, यूरोपियन यूनियन ने आज ही वक्तव्य दिया है कि उनकी व्यवस्था हो सकती है इसमें शायद सम्मिलित होने की। और अगर इतने लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो उसको महायुद्ध से कम कहा सोचा नहीं जा सकता। जहां तक ईरान का सवाल है, मैं समझता हूं ईरान स्वयं काफी हद तक अकेला पड़ गया। ना तो किसी उनके पड़ोसी देश ने, ना वो उम्मा और इस्लामिक कंट्रीज ने किसी ने उनका साथ दिया, बल्कि इसके विपरीत हर आस पड़ोस के इस्लामिक कंट्री ने किसी ना किसी तरह अमेरिका और इजराइल गठबंधन की सहायता की, बिल्कुल। या एयर स्पेस देकर, या उनके वहां पर अड्डे बनाकर, या रणनीतिक तरीके से किसी ना किसी रूप में कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ ईरान की तरफ से। न किसी ने कोई बड़ा सख्त वक्तव्य दिया। हालांकि पब्लिक के मुशायरे
मुजाहरे, एजुकेशंस कई मुल्कों में होते रहे, भारत में भी होते रहे, भारत में कुछ अधिक होते रहे, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये आखिर क्या चाहते हैं, भारत क्या करे। जो नियरेस्ट चीज भारत के नजदीक हुई वो था ईरान के एक वॉरशिप के ऊपर अमेरिका का टारपीडो हमला। अब जब हम हिंद महासागर कहते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सागर हिंद का है। सही बात। ये उसका नाम है, बड़ा गहरा और लंबा चौड़ा फैला हुआ सागर है, हिंद के पड़ोस में है, हिंद महासागर कहलाता है। पर वो हिंदुस्तान की जो सीमा है, जल सीमा, जी, जल उससे सीमा बाहर। के बाहर है। जी जी जी। हमारी बात सीलोन श्रीलंका की जल सीमा आती है, वो उसके भी बाहर उसके है। भी बाहर, जी जी। और ये इंटरनेशनल सी में घटना घटी है। जी पहली बात तो ये साबित हो जाना चाहिए। जी जी। उसके बाद एक बात किया जाती है कि हमारे देश में मिलाप के लिए आए थे। हमारे देश में उस एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में 9 देशों ने भाग लिया। जी, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। जी। वो सब देशों के जो जहाज थे वो चले गए वापस। विशेष तौर पर जो ईरान के जहाज थे 3 थे, जी जिसमें एक कमर्शियल शिप था, एक टेक्निकल शिप था जो कि टेक्निकल आदान प्रदान की एक्सरसाइज की उन्होंने, जी जी। जिसमें कम्युनिकेशन, मिलाप, कांटेक्ट, इस तरह की चीजें आती हैं। और एक वॉरशिप था। उनके कमर्शियल शिप ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस लड़ाई लड़ोई के बीच में नहीं जाना चाहता, तो मुझे आप बर्थ दे दीजिए अपने पोर्ट में, मैं यहीं रहूंगा शांति होने तक। उनको आज्ञा दे दी गई। जी टेक्निकल शिप ने भी कहा कि हमारा एक्सरसाइज का जो पूरा काम है उसको कुछ और आगे बढ़ाया जा सकता है, जी। तो मैं कुछ और समय उसमें लगाना चाहते हैं। उनको भी हमने पोर्ट में एकोमोडेट कर लिया। वॉरशिप को भी सलाह दी कि आप तीनों इकट्ठे जाइए ताकि वॉरशिप की प्रोटेक्शन इन दो को मिल जाए। जी और उन्होंने अपना जज्बा रहा होगा, हर शिप का जो कैप्टन होता है वो एक तरह से शिप का राजा होता है, और शायद उसको ये मुनासिब नहीं लगा कि जब उसका देश युद्ध में सम्मिलित है, उनकी नेवी अमेरिका के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है, ऐसी सूरत में वो एक दूसरे तीसरे देश में जाकर छुपा रहे और युद्ध वहां होता रहे। इट वॉज ए फ्रिगेट, ए वॉरशिप। और उसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने देश जाकर, और चाहते होंगे वो युद्ध में सम्मिलित होना, हमसे विदा लेकर श्रीलंका की जल सीमा पार करके जब वो इंटरनेशनल वाटर्स में एंटर कर गया, उसके बाद अमेरिका ने, जिन्होंने उसको बराबर ट्रैक किया था, जी। उस पर आघात किया और उसको डुबो दिया। तो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के कि 3 में से 2 शिप हमने बचा बचा लिया। कर रखी, बिल्कुल सर। और ईरान शरण दी, के और वो अभी भी हमारी शरण में है। जी, और इसको विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट बोल दिया है। रायसीना डायलॉग में भी उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवालों के जवाब में ये बात कही है। उसके बाद उन्होंने भी बाइट्स भी दिए हैं। और ईरान के उप विदेश मंत्री और ईरान के भारत में राजदूत जो हैं वो ये दोनों ये मानते हैं कि यस, भारत ने जो समर्थन और सहयोग दिया है कुछ मामलों में, जो कि अभी ओपन धीरे धीरे कर रहे हैं ईरान के लोग भी, क्योंकि उनको लगने लगा है कि भारत के अतिरिक्त कोई मजबूती से साथ दे ही नहीं सकता। इसलिए भारत की अहमियत को समझना चाहिए। और बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि हमने उनके 2 नौसेना से जुड़े जहाजों को बचा लिया है। ये तो वो अभी भी हमारी शरण जी, में। अभी भी हमारी शरण में। जी जी जी।
और तीसरा शिप जो हमारी शरण में रुकना नहीं चाहता था जी एक फाइटर होने की वजह से, जी मैं समझता हूँ मैं भी अगर विदेश में होता, जी सर्विस में होता और मेरा देश युद्ध में होता, तो मेरी भी इच्छा यही होती कि जल्द से जल्द अपने देश में लौटूं और युद्ध में शामिल हो जाऊं। जी बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी इजरायली दुनिया में कहीं भी था, उसकी इच्छा थी कि वह वापस जल्दी से जल्दी इजराइल पहुंचकर अपने देश के युद्ध में सम्मिलित हों। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े सर दुख की बात है, बड़े अचरज की बात है कि ये जो इतनी सांत्वना दिखाते हैं शिया समुदाय के लोग, इनमें से किसी ने नहीं सोचा कि हम भी इजराइल जाएं और वहां जाकर लड़ें। सर इसमें एक बात जब दिल्ली आपने में शुरू कर ही दी। कश्मीर के लाल चौक में जी या कारगिल में शोर मचाने की जगह, जी अरे जाओ इजराइल यार, शिया समुदाय के साथ लड़ो। सर स्याही नहीं, मैं अब आपने आपने बात छेड़ दी तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अब कम से कम इसी मुद्दे पे चर्चा कर लिया जाए। कश्मीर में लाल चौक में सर पिछले 5 दिनों से एक तरह से लाल चौक के इर्द गिर्द के एरिया के बारे में, और आप तो जम्मू में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। लाल चौक में काफी बंदिशें हैं। ऐसी बंदिशें पिछले 6 साल से तो नहीं ही थी, 6-7 साल से। लेकिन ये वहां पर क्यों? क्योंकि शिया ही न कहिए सर, वहां पर भारत विरोधी शक्तियां शियाओं को आगे करके, और शिया आगे तो आ ही रहे हैं, कट्टरपंथियों के साथ आ गए हैं वो। इस मामले में कट्टरपंथी अब शियाओं के साथ है। कहते हैं ना, शिया सुन्नी भाई भाई का नारा अब लगने लगा है। जी और कश्मीर में सर, पता नहीं आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमें एक सूचना मिली है, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, वहां अब ये नारा लग रहा है। और इसीलिए वहां पर बहुत बंदिशों को एक्टिवेट किया गया है। अब आप सोच सही कह रहे लीजिए। हैं, मुझे भी यही सूचना मिली है। जी तो इनका जो समर्थन है वो ईरान के लिए नहीं है, जी 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 वो ईरान के या शिया समुदाय के समर्थक नहीं है। जी उनका जो शोर शराबा या जो भी एजिटेशन है वो भारत विरोधी है। वो भारत विरोधी है सर। और इसका मैं ना बात शिया से कुछ लेना देना, बिल्कुल ना ईरान के युद्ध से, और ना उनकी कोई सहानुभूति है पूरे ईरान में जो तबाही हो रही है उसके लिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वरना उनको वहां जाना चाहिए। सर आपने एक बात कही थी कल के वीडियो में कि भाई जिसको ज्यादा अगर लग रहा हो कि उनके रहबर मारे गए, उनका धर्म मुश्किलों में है, करबला में अमेरिका इजराइल को मजा चखाया जाएगा, तो उनको जाना चाहिए ना, और बाकायदा लेजिटिमेट तरीके से जाएं। भारत सरकार से वो कहें कि हम जा रहे हैं लड़ने, हमको वीजा और पासपोर्ट सब इशू करिए, मैंने और हम। तेहरान जाकर छाती पीटे ना, हाँ, सही बात, सही बात। दिल्ली में छाती पीट कर या कश्मीर में छाती पीट कर क्या या होगा? कारगिल में छाती पीट कर क्या होगा, हाँ, या लखनऊ में छाती पीट कर लखनऊ क्या में, होगा? हैदराबाद में, और वहां पर सर नारे देखिए। और इसीलिए कर्नल सर आपने इतनी बड़ी बात जिसकी हमने शुरुआत की है, और इसलिए आपकी 2-4 दिनों में कमी मैंने महसूस किया कुछ कारणों से। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि कर्नल सर कुछ कारणों से नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन ये कट्टरपंथ है इस देश में। ईरान के बहाने भारत सरकार पर बिना मतलब का, और उस दबाव में भारत सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता नहीं आने देगी। जो कट्टरपंथी हैं वो हाय तौबा मचाते रहें, और जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो अपना खेल करते रहें। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हैं, तो उस रिश्ते को भारत को कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से निभाना है, ये हमारे देश की सरकार तय करेगी। और सरकार इसलिए तय करेगी क्योंकि देश की जनता भी बहुत जागरूक है, वो ऐसा चाहती है कि ऐसा ही किया जाए, वो कट्टरपंथियों के हिसाब से काम नहीं करेगी। जी ईरान में खाद्य पदार्थों की कमी है, हम उन्हें चावल और राशन भेजते हैं, अभी भी भेज रहे हैं। हम दवा भेजेंगे, दवाइयां देते हैं, बिल्कुल अभी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो जो हमारे निर्यात वहां होते थे वो लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल युद्ध की स्थिति जब भी शांत हो जाएगी, चवाहर पोर्ट को फिर कंप्लीट किया जाएगा। हमारा उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे कोई रद्द नहीं हुआ है। और लेटेस्ट समाचार जो आज ही मिला मुझे वो था कि ईरान ने जो
वो रोके हुए थे शिप्स हॉर्मुज पास पर। जी ऑलमोस्ट स्ट्रेट पर, वो उन्होंने कहा है कि अब भारतीय शिप्स को नहीं भी रोकेंगे नहीं रोका जाएगा। मैं यहाँ और जोड़ना ये चाहता हूँ एक सर, अच्छे संबंध जो हमारे थे मैं यहाँ और जोड़ना चाहता बने हूँ सर। हुए हैं। मैं आपसे इस पे बिल्कुल, ये जानकारी जो आप दे रहे हैं इसमें मैं और आगे जोड़ना चाह रहा हूं कि ईरान ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान देख रहा है कि भारत उसकी कैसे मदद कर रहा है। ये इस देश का कट्टरपंथी समझे सर, बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए हमारा आपका। इस देश का कट्टरपंथी जो रहबर के नाम पे छाती पीट रहा है वो देखे। जी 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 सर। सब समझते हैं ये सिर्फ एक बहाना है जी भारत विरोध का, जी और एक एलिबी, एक बहाना बनाकर वो भारत विरोध दर्शाना चाहते हैं। न्यूज चैनल्स में अपनी शक्ल और अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, जो वो समझते हैं कि शायद भारत का विरोध करके वो चेहरे शायद ज्यादा उभर सकेंगे। सर इस देश में कट्टरपंथियों पर लगाम कसी जानी चाहिए, ये बेलगाम नहीं होने चाहिए। राजधानी दिल्ली की एक घटना बताऊंगा, हृदय विदारक घटना है। दिल्ली का उत्तम, आप तो सर दिल्ली में भी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी रहे हैं और उसके बाद पोस्टिंग के दौरान भी आप यहाँ रहे हैं, दिल्ली को अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तम नगर में होली के दिन एक हिंदू की और एक बच्ची ने एक गुब्बारा फेंका, एक महिला जो मुस्लिम थी उसके पैर पर कुछ पानी के छींटे पड़े, वो चिल्लाई और गुंडे आ गए और वो सब कट्टरपंथी मुस्लिम्स थे, गली मोहल्लों में घूमने टहलने वाले थे। इतनी पिटाई की उसके रिश्तेदार की कि उसकी मौत हो गई। तरुण केस, बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं। इस देश में अब ये कहेंगे इनका तो दिमाग ही नहीं ठीक था, अपने रहबर की याद में थे। तो इस देश में 4000 किलोमीटर दूर बैठे ईरान में जो घटना हो रही है उसको हम डिप्लोमेटिक तरीके से देखेंगे या हम आयतुल्ला के लिए छाती पीट करके गिरेंगे? और फिर सीधा सा सवाल है सर, 24 लोग 25 लोग 30 लोग मार दिए जाते हैं धर्म पूछ करके, तब तो कोई नहीं रोने आता। वैसे भी देखा जाए तो दिवाकर जी, ईरान के समर्थन में चाइना ने 16 पेलोड्स जहाज के भेजे थे, जिसमें उन्होंने कुछ इक्विपमेंट, कुछ स्पेयर पार्ट और कुछ मिसाइल भेजे थे। जी डिफेंस सिस्टम भेजा था, एयर डिफेंस सिस्टम, और उस एयर डिफेंस सिस्टम की जो कारगरी थी वो कितनी थी वो सब स्पष्ट है। मेरे ख्याल में वो किसी भी रूप में ईरान के लिए कार्यवंत नहीं हो सके, कारगर नहीं हो सके, क्योंकि वो कुछ भी ब्लॉक नहीं कर पाए। इसके अलावा चाइना ने एक बड़ी जो मदद ईरान की है, वो पहले जीपीएस का इस्तेमाल करते थे जी ईरानी अपने टारगेट्स पर रॉकेट्स, ये मिसाइल भेजने के लिए। वो कारगर नहीं था क्योंकि वो जीपीएस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। चाइनीज ने अपना सैटेलाइट सिस्टम और उसकी नॉलेज ईरान के साझा की, जिसकी वजह से ईरान के मिसाइल्स एक्यूरेट हिट कर पा रहे हैं इजराइल के टारगेट्स को। रशिया ने कुछ मिसाइल्स दिए हैं। उसके बाद चाइना ने कहा है कि हमसे ईरान ने कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मांगी है। मैं इसमें सर जोड़ना चाहूंगा एक बात, बहुत इंफॉर्मेटिव बात कर्नल सर समझा रहे हैं, दर्शकों इस पर कमेंट जरूर करिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि चाइना सर कुछ डिफेंसिव मोड अपना रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो ट्रैक कर लिया गया किस हिसाब से वो सहयोग और समर्थन दे रहा है, इसलिए ईरान को सहयोग और समर्थन देने की वो सीमाएं बना रहा है, और इसलिए भारत से दोस्ती की बात अब बहुत की जा रही है ईरान की तरफ से ब्रिक्स के जरिए। जी तो ब्रिक्स के रिश्ते में उन्होंने जितना करना था कर दिया, उसके अलावा कोई भी और देश नहीं है सिवाय इजराइल और उनके प्रॉक्सी जो टेरर ग्रुप्स खड़े किए हुए हैं, कोई और सपोर्ट में उनके नहीं है। ईरान के सर, इजराइल नहीं, ईरान के। जी ईरान के सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल। हिजबुल्ला और हुती वगैरह छोड़कर जो उनके अपने ग्रुप्स हैं, उसके अलावा उनकी सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। नहीं है। ऐसी सूरत में भारत से कोई सैनिक अपेक्षा करना मेरा ख्याल
एक बड़ी मूर्खता की बात लगती है। पाकिस्तान ने एक सऊदी अरेबिया से समझौता किया था कि किसी देश पर जी उनका वो माना जाएगा, जी जो किसी पर भी अटैक होगा। जी सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। सर, इसको और थोड़ा मजेदार तरीके से बोला जाए। अभी तो इन लोगों के समझौते थे कि एक दूसरे पे अटैक होगा तो हम अटैक करेंगे। कहाँ गया पाकिस्तान को? और पाकिस्तान में सर बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, वहां के जो सहाफीज हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सवाल उठा रहे हैं भाई आप किस तरफ हो। पाकिस्तान की सरकार और यहाँ की मिलिट्री, हाई मिलिट्री अथॉरिटी जो है वो क्लियर करे कि वो इस युद्ध में किसके साथ है। तो पाकिस्तान के तरफ से कोई जवाब ही नहीं है, वो कुछ स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे। पे साझा कर रहे हैं अमेरिका से, वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गेन करके दे रहे हैं अमेरिका को, जो सब ईरान के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी सूरत में वो किस तरफ हैं ये बिल्कुल साफ नजर आता है। सही और बात। ऐसी सूरत में वो सऊदी अरेबिया की क्या मदद करेंगे वो भी साफ तौर पर समझा जा सकता है। सर उनका तो आगे कुआं पीछे खाई। अगर सऊदी अरब की तरफ से लड़ेंगे तो ईरान मारेगा, और ईरान मारेगा सर, ईरान तो मारेगा। सऊदी अरेबिया के तरफ से नहीं भी लड़ेंगे हाँ, फिर भी ईरान फिर भी मारेगा। ईरान मारेगा, फिर भी ईरान मारेगा। और हो सकता है कि फिर भी इजराइल भी मारेगा। इजराइल तो मारेगा ही सर, इजराइल तो मारेगा ही। उसके तो कई कारण हैं भाई, भारत से दोस्ती है। तालिबान तो मार ही मार रहे ही हैं रहा है, मार ही रहा है। और बिलोच भी मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मियां मुनीर की स्थिति तो बहुत खराब है। वैसे भी कर्नल सर, हम आपको याद दिला दें, वैसे आप भी बहुत याद रखते हैं, जब 10 और 11 मई के दौरान बातें बन गई थी कि हम पॉज दे रहे हैं, और उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने पहले दी हमारे साथ बातचीत के दौरान, और वो बाद में चर्चा का विषय बनी। जैसे रफेल गिराया गया तो उसकी क्या हकीकत थी, वो सबसे पहले आपने बताया था, वो सब झांसा दिया जा रहा है। वो सब बातें तो खैर हॉट टैग भारत पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सर का एक प्रेडिक्शन रहा है पिछले 7-8 महीनों के दौरान कि मार्च और अप्रैल तक मियां मुनीर कुछ न कुछ हरकत करेंगे और इस बार हिसाब किताब फाइनल होगा। और अभी मार्च के सिर्फ 9 तारीख हुए हैं, स्थितियां परिस्थितियां बहुत ही खराब होती जा रही हैं। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के संघर्ष में हैं। तो इस 9 दिन में सर अभी भी क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रक्षेपास्त्रों का और एरियल अटैक्स के जो देखे जा रहे हैं, उसमें एज लेता हुआ तो फिलहाल अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से दिख रहे हैं, ये पक्ष दिख रहा है। ईरान के रेजिस्टेंस में कुछ डिटोरेशन आप देख रहे हैं, या अभी कुछ और दिन तक वो लड़ लेंगे? अभी लड़ेंगे दिवाकर जी, जी अभी लड़ेंगे। उनके बड़े जो मिसाइल्स हैं अभी बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए भी लड़ेंगे सर। इसमें एक इंफॉर्मेशन में जोड़ना चाहूंगा, आपको याद होगा कि कल भी हमने चर्चा में मसूद पेजेस्कियन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम अपने पड़ोसियों पर, अर्थात क्योंकि ईरान के खिलाफ माहौल तो अब इस्लामिक देश ही बना रहे हैं, उन्हीं पे वो अटैक कर रहे हैं, चाहे कतर हो, दोहा हो, कुवैत हो, हर जगह कर रहे हैं सर। जो भी देश उनको मिल रहा है, साइप्रस तक तो वो अटैक कर रहे हैं। अब इसमें कट्टरपंथी कर रहे हैं, हाँ मिसाइल तो मारा जा रहा है, मिसाइल तो मारा जा रहा है। अरे अपने को बर्बाद करने के तुम 2 मिसाइल मार दे रहे हो, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? खैर, उसमें मसूद पेजेस्कियन ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों पर जो हमला करते आए हैं अभी तक, उसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि हम अमेरिका के सामने कतई झुकेंगे नहीं। सर आईआरजीसी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उनका विरोध किया और कहा आप अपने वक्तव्य वापस लीजिए। उसके बाद उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पर आईआरजीसी की ही चल रही है, जो कट्टरपंथी ही हैं। प्रकारांतर से वो खमेनेई के इस्लामिक मॉडल को बचाने के लिए आर्मी के वेशभूषा में है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी दिवाकर जी, ये युद्ध क्यों हो रहा है? बिल्कुल। अमेरिका चाहता है या इजराइल चाहता है रिजीम चेंज हो जाए। ईरान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका पे
उनकी जमीन पर हमला कर सकें। बिल्कुल नहीं है सर, अभी बहुत दूर है उससे। उनके जो नजदीक जितने भी अड्डे हैं उन पर उन्होंने अटैक कर लिया, जी जी जी। शिप्स पर उन्होंने अटैक कर लिया और शिप्स को विवश कर दिया दूर हटने के लिए। जी जी। इसके बाद जो असली लक्ष्य था अमेरिका का, रिजीम चेंज, हम्म। उसका युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात। ये युद्ध जिस दिन शुरू होगा, वो युद्ध ईरान लास्ट मैन तक लड़ेगा, हम्म। और वो युद्ध होगा ईरान की भूमि पर, बिल्कुल। जिसके लिए अमेरिका के पास फीट ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। वो युद्ध होगा जिसमें हूती, जिसमें हिजबुल्लाह, जिसमें ये सब सम्मिलित होंगे। ये युद्ध ईरान की धरती पर लड़ा जाएगा और अमेरिकन फोर्सेस बूट ऑन ग्राउंड सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। तो वो असली युद्ध होगा और असली जीत और हार का फैसला वहां होगा कि क्या इस सब तबाही के बाद अमेरिका रिजीम चेंज करा सका या विफल हो गया। वैसे इस मामले में वो सर, असली परीक्षा होगी इस सब तबाही की, और मुझे लगता है कि अंत में सब तबाही करने के बाद अफगानिस्तान की तरह शायद एक बार फिर ईरान भी अमेरिका को छोड़ना पड़ जाए। इजराइल ईरान की एक कड़वी सी यथास्थिति फिर बन जाए और जो आने वाले समय तक बनी रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि जो आगे बढ़ाएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और आगे ये बढ़ाएंगे कि वास्तव में अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में जब इन दोनों रीजन्स को छोड़ा है, तो क्या सचमुच में वो हार करके लौटा है? मेरा ऐसा मानना है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें हाँ नहीं कहूँगा, और क्यों नहीं कहूँगा इस पर कर्नल सर वीरेंद्र साई सर से हम कल बातचीत में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर में अगर स्थिति ईरान में भी वैसी बनी तो अमेरिका, हमारा ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए हम बात कर रहे हैं, हम युद्ध के जरिए जो कुछ भी हो रहा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत क्लियर बात। इसलिए अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है, अगर कर्नल सर ने जो बात कही है लास्ट में उनके लिए जो साबित होने जा रहा है, उसका फायदा भारत को क्या मिलेगा, इस पर भी अगले वीडियो में हम कर्नल सर से बातचीत करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी आप इस पर अपना इनपुट देना चाहें, कमेंट करना चाहें, प्लीज कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और कर्नल सर, हम मतलब कई हमारे पैनल में लोग हैं, लेकिन कर्नल सर उसमें प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। वादा करते हैं कि युद्ध के एक एक पहलू पर हम बातचीत जरूर करेंगे। आपने सर बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।